अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आपको मालूम है हमारा चैप्टर नंबर 5 अब स्टार्ट हो रहा है और इसका चैप्टर का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। और हमारा ये आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है, इसमें हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे इसमें क्या है। तो इसकी सबसे पहले जो बिस्मिल्लाह करते हैं, सबसे पहले जो कंप्यूटर की आर्किटेक्चर के ऊपर जो बात हुई वो 1951 के अंदर एक शख्स था, वॉन न्यूमैन। ये आपने कुछ स्टूडेंट जो कि पढ़कर आए हैं 9th क्लास ICS पढ़कर आए हैं, वो लोग इसको जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको फर्स्ट चैप्टर में वॉन न्यूमैन को इन्होंने पढ़ा है 3rd चैप्टर के अंदर, या 2nd चैप्टर था। 2nd चैप्टर के अंदर जिसमें हमने बसेस को जब पढ़ते हैं हम 9th क्लास के अंदर, तो उसके अंदर वॉन न्यूमैन का जिक्र आता है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसकी EDC का जिक्र आता है, इससे जो EDC का जिक्र आता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, और इसमें 3rd चैप्टर के अंदर जो बसेस का तस्करा है वो सारा का सारा इसकी बुनियाद पर किया गया। जो स्ट्रक्चर को बनाना है कंप्यूटर के अंदर, इंटरनल वर्किंग कैसे होती है, ये सारी की सारी वॉन न्यूमैन की बेस पे बनाएगी। उसने ये कहा कि कंप्यूटर जो है एक टाइम के अंदर हम प्रोग्राम और डाटा को एक मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एक ही मेमोरी के नहीं, जहाँ डाटा स्टोर होता है वहाँ पर हम अपना प्रोग्राम भी और उसका डाटा भी, और डिफरेंट डाटा भी, यानी प्रोग्राम और डाटा को एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। इसको पढ़ते हैं। 1951 के अंदर वैन न्यूमैन एंड हिज टीम प्रपोज ए डिजाइन ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। इसका नाम क्या रखा गया? स्टोर्ड प्रोग्राम। इस डिजाइन का नाम था स्टोर्ड प्रोग्राम, के प्रोग्राम को स्टोर करवाना। स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू दिस डिजाइन ए सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन। जैसे प्रोग्राम का नाम आपने जो पढ़ा है डेफिनेशन, कि सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन के ऊपर डाटा, सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन के जरिए से डाटा को प्रोसेस करना और उसके से रिजल्ट हासिल करना। तो यही चीज़ यहाँ पे उसने क्या उसने ये पेश की थी वॉन न्यूमैन थ्योरी, EDC से हम कहते हैं। हिज डिजाइन ए सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन एंड द डाटा आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। हम डाटा को और प्रोग्राम को एक मेमोरी में स्टोर करते हैं। ये था इसकी बुनियाद के ऊपर सारा का सारा स्ट्रक्चर बनाया गया, सारा का सारा अगला जो काम चला। फिर जब प्रोग्राम को बनाने की तरतीब चली तो उसके बाद उसको डाटा को मूवमेंट की तरतीब चली, तो सिस्टम का सारा आर्किटेक्चर डिजाइन हुआ इसकी बुनियाद पे। द मशीन रीड्स द इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एंड एग्जीक्यूट, उसको एक एक करके उसको सॉल्व करता जाता है। और अकॉर्डिंगली दिस सीमली सिंपल डिजाइन, ये उस वक्त तो खैर बहुत आसान सा डिजाइन था, और उसको प्रूव किया गया और बहुत ज़्यादा अहम कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। इट इज़ द बेसिस ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर की ये बेस बना, ये प्रोग्राम। जितनी भी प्रोग्रामिंग हो रही है वो सारी की सारी इसकी बुनियाद पर हो रही है जी। उसके बाद अगर हम उसके कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर बात करते हैं कि सारा का सारा जो प्रोग्राम बनना और फिर आपस में आप प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जो पास होती हैं सिस्टम के अंदर, कोई भी काम जो इंस्ट्रक्शन आती है तो कैसे पास होती है। तो इफ़ यू कंसीडर द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, या प्रोग्राम का जो प्रोग्राम बनाते हैं, जो उसकी इंस्ट्रक्शन भेजी जाती है और आती है, तो पास कैसे, फिर सबसे पहले कहाँ डाटा जाता है हमारा, हम जो कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो डाटा कहाँ जाता है। और प्रोग्राम मशीन द फॉलोइंग, उसमें हम क्या क्या हिस्से हमारे इस्तेमाल होते हैं, हम आज उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इसको हम CU भी कहते हैं, ये भी आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? द कंट्रोल यूनिट रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। सबसे पहले मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेकर आता है, फिर उसको डिकोड क्या ले अपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसको दूसरे कंपोनेंट्स को फिर वो देता है। दिस यूनिट यूज अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट। अब दूसरे से काम लेता है, क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट है, इसका काम है एक चीज़ें डाटा को लेकर आना, जी मेमोरी में डालना, मेमोरी के जरिए से पहुंचाना, और सर उसे सॉल्व करवा के फिर मेमोरी में स्टोर करवाना, और स्टोर करा के मीटर पे आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले करवाना। ये है कंट्रोल यूनिट का काम। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। कंट्रोल यूनिट जो है वो डाटा की मूवमेंट का सारा काम, इंस्ट्रक्शंस को पास करना, इंस्ट्रक्शन को तैयार करना, डिकोड करना, प्रोसेस करना, एग्जीक्यूट करना, एंड तक उसको लेकर आना, सारा का सारा काम कंट्रोल यूनिट का काम। शुरू से लेना, उस डाटा को उसको परफॉर्म करना, उसको मेमोरी में सेव करना, उस पर एग्जीक्यूशन करना, उसको हल करके दोबारा से मेमोरी में सेव करवा के फिर इसको जो है आउटपुट पर डिस्प्ले करना। नेक्स्ट है जी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। हमारे जो CPU के अंदर जो हमारा प्रोसेसर है उसके अंदर ये दोनों पार्ट है। कंट्रोल यूनिट भी हमारा CPU के अंदर है
और हमारा जिसे छोटा प्रोसेसर कहते हैं, जिसे प्रोसेसर भी कहते हैं, सीपीयू, उसके अंदर सब कंट्रोल यूनिट भी उसके अंदर है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी उसके अंदर है। मैं इसे शॉर्ट लिख रहा हूँ, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये भी सीपीयू के अंदर है, लेकिन इसका जो ताल्लुक है, इसके दो हिस्से हैं, एक तो अरिथमेटिक, एक है लॉजिक। अरिथमेटिक के जो जितने भी वाले काम है वो सारे के सारे ये सॉल्व करता है, जैसे कि मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, प्लस माइनस करना, ये सारे इसके काम है। और लॉजिकल यूनिट चीज़ों को कंपेयर करना आपस में, बड़ा छोटा कंडीशंस लगाना, चीज़ों को सॉल्व करना, ये सारी की सारी लॉजिकल यूनिट के अंदर आता है। लॉजिकल, जैसे हम मिसाल देते हैं कि भी एक जो है वो वर्कर जो है वो 5 घंटे काम करता है और उसको यानी एक दिन में 8 घंटे काम करता है और उसको जो है घंटे के लिहाज से 10 रुपये उसको घंटा के हिसाब से मिलते हैं या 100 रुपये उसको घंटा के हिसाब से मिलते हैं। तो अगर उसको 800 रुपया उसको दिहाड़ी मिलती है, अगर वो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा तो कितने उसके ऊपर, तो ये कंपेयर करना, इन चीज़ों को कंपेयर करना, उसको ओवर टाइम के हिसाब से उसको कंपेयर करना, उसको हम लॉजिकल यूनिट के अंदर लेते हैं जी। As the general purpose computer can perform different arithmetic operations on the data, so it has a special unit. CPU के अंदर स्पेशल यूनिट है जो कि अरिथमेटिक वाले काम, प्लस माइनस वाले काम करवाता है। That has electronic circuit to perform the basic arithmetic and logical operation. ये सारे कामों को कंप्यूटराइज फॉर्म में हल करना है। अरिथमेटिक लॉजिकल को कंप्यूटर के अंदर सर्किट यानी सर्किट डिजाइन के जरिए से प्लस माइनस मल्टीप्लाई सारे चीज़ों को हल करना और उस डाटा को प्रोसेस करना। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यानी मैंने आपको मिसालें भी दी हैं, अरिथमेटिक में सारे प्लस माइनस के केसेस आएंगे, लॉजिक के अंदर कंपेयरिंग आएगी, ये सारे चीज़ों को कंप्यूटराइज फॉर्म में हल करना, ये इसका हिस्सा है कंट्रोल यूनिट ऑपरेट ALU। ये CPU के अंदर है। ये भी तीसरा है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो है हमारी, जो कि डाटा को जब से तब टाइट करते हैं तो हमारा डाटा मेन मेमोरी में जाता है, हमारी रैम में जाता है। आम अल्फाज में मेन मेमोरी को आप क्या कहते हैं जी? मेन मेमोरी को आप रैम भी कहते हैं। अब मेमोरी तो दो तरह की है, एक तो वोलेटाइल है, एक नॉन वोलेटाइल है। जो एक डाटा काम करते हुए जब आप कंप्यूटर को क्लोज करते हैं तो डाटा चला जाता है, वो हमारा नॉन वोलेटाइल कहलाता है। लिक्विड डाटा हमारा स्टोरेज में भी रहता है, जो सेकेंडरी हार्ड डिस्क में सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। हम बात कर रहे हैं मेन मेमोरी की, जो कि हमारी रैम, जिसका हम जिक्र करते हैं, जिसमें डाटा जिसमें सेव किया, सबसे पहले सेव किया जाता है, फिर हम उसमें काम करते हैं, फिर वो प्रोसेस करवाता है और जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है, वो जब तक आप प्रोग्राम को ऑन रखते हैं, वो डाटा भी उसके अंदर मौजूद रहता है रैम के अंदर। जो ही आप क्लोज कर देते हैं तो डाटा वहाँ से उड़ जाता है। तो मेन मेमोरी, इसको पढ़ते हैं। द स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर हैज, जिसके बारे में अभी हम बात भी की है कि हम सबसे पहले डाटा को जो स्टोर करने का और प्रोग्राम को स्टोर करते हैं वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। सबसे पहले डाटा हमारा जो जाता है वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है। द स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर हैज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा। डाटा को भी और प्रोग्राम को, दोनों को हम अपने पास स्टोर करता है। While these are being executed, जब उनका हल, उसको उस पर मसला हल कर लिया जाता है, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो काम करने वाला काम हो जाता है, दिस इज कॉमनली नोन एज द मेन मेमोरी। इसको हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी भी इसको कहते हैं। समटाइम वी आल्सो कॉल इट द वर्किंग एरिया ऑफ द मेमोरी, यानी कंप्यूटर का वर्किंग एरिया भी इसको कहते हैं, या टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, कि हम इसमें काम कर रहे हैं, इसमें ये हमारी मेन मेमोरी है। आगे चल रहे हैं जी। इसके बाद जो हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे वो है IO यूनिट्स। IO से मुराद है इनपुट आउटपुट यूनिट्स, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स। जितने भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं वो IO में आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस O में आते हैं। कीबोर्ड माउस हमारे इनपुट में आते हैं, प्रिंटर स्कैनर वगैरह, सॉरी स्कैनर तो हमारा इनपुट डिवाइस है। हमारा जो जितने भी प्रिंटर हैं, प्लॉटर हैं और मॉनिटर है, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इसकी कैसे, इनसे डाटा कहाँ जाता है, कैसे ये लेते हैं और कैसे डाटा को डिस्प्ले करते हैं। दिस हैंडल द प्रोसेसर्स कम्युनिकेशन विद द पेरिफेरल्स। पेरिफेरल डिवाइसेस को कहते हैं जो अटैच करते हैं CPU के साथ, जो पीछे हमने जो चीज़ें लगाई होती हैं वो सारी सारी पेरिफेरल्स कहलाती हैं। डिस्क ड्राइव, मॉनिटर, प्रिंटर, दे आर रजिस्टर्स टू होल्ड द डाटा कमिंग इन एंड आउट, and a peripherals devices selection unit which determine which interface to send the data। इसके अलावा जो हमारे CPU के अंदर जो रजिस्टर्स हैं जो डाटा को स्टोर कर रहे हैं, जहाँ डाटा स्टोर हो रहा है मेन मेमोरी के अंदर, वो है रजिस्टर्स। वहाँ डाटा का जाना और वहाँ से CPU के से होता हुआ कीबोर्ड के से लेना, CPU तब मेमोरी में स्टोर करना और फिर आउटपुट डिवाइस पे दिखाना, ये सारा का सारा काम। और प्रिंटर से प्रिंट निकालना, प्रिंटर से डिस्प्ले लेना, ये सारा आउटपुट इनपुट आउटपुट यूनिट के अंदर आता है। As the data instructions should be in the memory, जब तक इसके अंदर डाटा इंस्ट्रक्शन रहेगी
should be in the memory before the computer can start execution. It's so place data and instruction in the memory. जब तक हम काम करें डेटा हमारा मेमोरी में महफूज रहेगा. In the end, this stored program computer also has some I/O devices. और यही I/O devices के जरिए से डेटा आता है और जाता है और यहाँ स्टोर होता है. इसकी अगली बात, इन सारे डिवाइसेस को, कंट्रोल यूनिट को, ALU को और मेन मेमोरी को आपस में, और IO को आपस में ज्वाइन कैसे किया जाएगा? इनको आपस में ज्वाइन किया जाएगा बस के जरिए से. इसे कहते हैं बस इंटरकनेक्शन. जो वायर्स हैं सिस्टम के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, जो आपस में लिंक कर रही हैं इन तमाम डिवाइसेस को हम कहते हैं बस इंटरकनेक्शन. दिस अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर. तो अगला है हमारा, अब हमने ये था हमारा आज चैप्टर का ओवरव्यू. इसको इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं, उसको डिटेल से देखते हैं. अच्छा, इसके अंदर जो बेसिक बात हुई हमारी, सबसे पहले हमने कंट्रोल यूनिट की बात की, फिर हमने इसके अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिक जो CPU के अंदर है. कंट्रोल यूनिट भी CPU के अंदर है जो हमारा प्रोसेसर है, उसी के अंदर हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो अर्थमेटिक का काम भी कर रहा है, लॉजिकल का भी काम कर रहा है. फिर मेन मेमोरी जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर अटैच हुई होती है, जो हमारे डाटा को स्टोर करती है टेम्परेरी और हल करवाती है. फिर जो डिवाइस बाहर के सारे कीबोर्ड माउस जो अटैच हुए हैं इनपुट आउटपुट यूनिट कहलाते हैं. फिर वो बसेस जो आपस में मदरबोर्ड के ऊपर जो बसेस बनी होती हैं जो डाटा को लेके और आने जाने का काम करती हैं. तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 5 का रिव्यू. इसके अंदर डायग्राम है, आप इसे देख सकते हैं इस डायग्राम को. ये डायग्राम भी ठीक है. इसको अगर आप चाहें तो उसको छोटा सा हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. जो हमारी 9th क्लास की बुक में ये डायग्राम बड़े अच्छे अंदाज से दी गई है. उसके अंदर आप यूँ भी समझ लें कि 3 हमारी बस हैं और हमारे पास ऊपर जो डिवाइसेस हैं वो मैं लिख रहा हूँ. और हमारे पास IO डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, वो इधर आ गया. और इसमें हमारा कंट्रोल यूनिट भी इधर आ गया, CU, वो हमारे शुरू में आएगा. कंट्रोल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट इधर आ जाएगा. मेन मेमोरी हमारी इधर आ जाएगी, मेन मेमोरी. और फिर हमारा है अब कह लें कि रोम मेन मेमोरी आपकी आ गई. कंट्रोल यूनिट आ गया, मेन और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अब इसमें आ जाएगा, ALU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिसके अंदर कीबोर्ड है, माउस है. सारा इसे ए से ए अब ए कर लें. कीबोर्ड, माउस, यानी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सारे. अब ये जो इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले हमारे पास आएगी CU के अंदर. कहाँ से आएगी? कीबोर्ड के ज़रिए से आएगी. कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन हमें भेजेगा जी कि टाइप किया गया है. जब हम टाइप करेंगे डाटा भेजे आएगा हमारे पास, तो वो इस CU को कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन भेजेगा और कंट्रोल यूनिट फिर इस डाटा बस के ऊपर भेजेगा, जिसे आप कहते हैं सबसे पहले एड्रेस बस को भेजेगा कि भाई ये हमें काम करना है. एड्रेस बस ये है और ये डाटा बस है और ये हमारे पास जो तीसरी है वो कंट्रोल बस है. अच्छा, अब ये इंस्ट्रक्शन यहाँ भी आएंगी और यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि एड्रेस बस की ज़रूरत है. कहाँ जाना है एड्रेस उसको दिया जाएगा. फिर डाटा का उसको जो डाटा दिया जाएगा वो एड्रेस बस के ज़रिए से वहाँ पहुँचेगा. कहाँ पहुँचेगा? मेन मेमोरी में पहुँचेगा. इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं. जी, पहले हम इसको करेंगे, कंट्रोल में गया, फिर डाटा मिला उसको, फिर उसको एड्रेस दिया गया. इसी तरीके से ALU के अंदर होगा, इसके अंदर इसी तरीके से तीनों. यहाँ से कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन को भेज रहा है और यहाँ से वो यहाँ आ रहा है. CPU उसको जो है मेमोरी में सेव करवा रहा है. सेव करके एड्रेस उसको एड्रेस दे रहा है. अगर ALU का डाटा है तो ALU में जाएगा और अगर ALU में डाटा सॉल्व करवा के दोबारा डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस के जैसे डिस्प्ले करवा दिया जाएगा. जिसमें दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, इधर भी जा रहा है इधर भी आ रहा है. इसके अंदर सिर्फ आ रहा है और इधर से जा रहा है. ये था जिसका स्ट्रक्चर मेन मेमोरी का, जिसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में पेश किया है कि CU मेन मेमोरी, ALU जो उसका हिस्सा है, और जैसे कैशे भी यहाँ लिख सकते हैं. मेन मेमोरी के साथ कैशे भी होती है
कैशे का भी एक छोटा सा पार्ट होता है, वो भी आप बना सकते हैं ब्लॉक उसका। और कीबोर्ड, अब कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन आई, कंट्रोलर के पास गई, उसने मेमोरी के पास भेजी, उसे स्टोर करवा के उसका एड्रेस और डाटा लगा के उसको जो है आउटपुट ज़रिए वापस भेजवा दिया। यहाँ आने का तरीका है, जाने का इधर से है। ये था जी हमारा स्ट्रक्चर, जैसे आर्किटेक्चर ऑफ द मेन कंपोनेंट, आर्किटेक्चर ऑफ मेन कंपोनेंट्स। आर्किटेक्चर किसका है जी? ये ऑफ मेन कंपोनेंट्स, ऑफ मेन कंपोनेंट्स। इस डायग्राम को देख के आपने घबराना नहीं है, ये बहुत आसान सी है, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले जो है कीबोर्ड के ज़रिए से डाटा आया, कंट्रोल यूनिट के पास गया, उसने इसको फ़ौरन मेन मेमोरी में स्टोर करवाया। मेन मेमोरी ने उसको जो है लेने के बाद उसको जो है उसका डाटा और एड्रेस लगा के इसको अर्थमेटिक के पास भेजा। अर्थमेटिक ने इसको सॉल्व किया, उसको डाटा एड्रेस पहले से लगा हुआ था एड्रेस और उसका डाटा, और उसको जो है आउटपुट के ज़रिए से डिस्प्ले करवा दिया। ये था जिसका मेन स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ द मेन कंप्यूटर। ये था जी हमारा आज का पहला टॉपिक, जिसमें इस चैप्टर के बारे में उसको रिव्यू किया गया है, उसके बारे में कि कैसे डाटा मूव करता है, कैसे आपस में काम हो रहा है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। ये डायग्राम भी सेम उसी तरह की है, बस मैंने इस डायग्राम के अंदर डाटा बस ऊपर रखी गई है, एड्रेस बस और कंट्रोल पर नीचे रखी गई है। मैंने तीनों को नीचे कर दिया, बस इसमें और कोई फ़र्क नहीं है। ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है। एड्रेस, उस एड्रेस बस को मैंने ऊपर एड्रेस, यानी तीनों नीचे रखी है, उसने एक ऊपर ले गया, वो बाकी कोई फ़र्क नहीं है। एड्रेस इसमें ये समझ लें कि ये एड्रेस बस है, ये डाटा है, और ये है कंट्रोल। कंट्रोल बस को नीचे रखा गया है, यहाँ मैंने भी इसको नीचे रखा। उम्मीद है आप सब लोगों को टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक आसान है। ICS जिन बच्चों ने 9th क्लास में पढ़ा उनके लिए तो बहुत इजी है, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। और इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो, उम्मीद आपको समझ आया होगा। बहुत आसान है, इसको रीड कर लीजिए। ये डाटा के मूवमेंट का स्ट्रक्चर है, इंटरनली कंप्यूटर के अंदर हमारी जो मूवमेंट है डाटा की वो किस तरह से होती है। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि पहले कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन आई, कंट्रोल यूनिट ने इसको लिया और फ़ौरन उसको मेमोरी में सेव करवाया, और उसके साथ इसको डाटा, उस डाटा को डाटा बस के ज़रिए से भेजा, और एड्रेस उसके बाद एड्रेस बस ने लगा दिया, और कंट्रोल यूनिट जो इसको मूवमेंट करवा रहा है तो कंट्रोल बस के ज़रिए से वो डाटा यहाँ तक आया। इन तीनों ने इस्तेमाल हुए तो डाटा यहाँ आया। अब इन्होंने इसमें मेमोरी इसको सेव करके, अरिथमेटिक यूनिट का काम था, उसको दिया, उसने सॉल्व किया और इसी तरीके से वापस आउटपुट को दिखा दिया। उम्मीद है आप सब लोगों को टॉपिक समझ आया होगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।